नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सामाजिक अध्ययन का जो पूरा सॉल्व पेपर है 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको हम पूरा अच्छे से सॉल्व किए हैं। तो उसको आप लोग देखिए कैसे हमने सॉल्व किया, इसी प्रकार आप लोग पेपर में भी सॉल्व करेगा। ठीक, अगर आप सीरीज की बात करें, अगर आप देखें तो उसमें बहुत बड़े बड़े आंसर दिए गए हैं, तो उस सब आपको उतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम भी आपको उतना नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए एक एक करके देखते हैं। और इसकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो इनकार्नेशन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को मिल जाएगा। अगर आप लोग सर्च करने पर नहीं मिल रहा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का हम लिंक दिए रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं। जो लोग पुरातात्विक जैसे अपने ऐतिहासिक तथ्यों को जो पता लगाते थे उन्हें कहते थे हम लोग पुरातात्विक। क्या कहते थे? पुरातात्विक कहते। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद कितने हैं? आप सभी लोग जानते हैं वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद आपके हैं। ठीक, चलिए अगला है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। तो मेसोपोटामिया का जो जो सभ्यता का जन्म आपका हुआ था वो आपका दजला फरात नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था? दजला फरात नदी के किनारे हुआ था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो आपका जो कालीबंगा जो स्थित है आपका, वो आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण कला के आविष्कारक थे। तो मुद्रण कला यानी कि जो पैसे रुपए छापने की जो व्यवस्था कहाँ सबसे पहले प्रचलित हुई? ये आपका हुआ चीन से। कहाँ से? चीन से। तो मुद्रण कला का आविष्कारक कौन से देश हैं? चीन है। ठीक, इसके बाद अगला है, जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक आपके कौन है? ऋषभ देव हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द्वितीय बौद्ध संगीत सभा का आयोजन हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीत सभा का आयोजन आपका काला शोक के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? काला शोक के शासन काल में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब आपका है। ऑप्शन नंबर सी, काला शोक के शासन काल में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण आपका 326 बीसी में किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपका हो जाएगा बुध। ठीक, अगर पूछ लिया जाएगा कि सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है तो आपका हो जाएगा वरुण। कौन सा हो जाएगा? वरुण। अगर ये पूछ लिया जाएगा कितने किलोमीटर है तो आपका हो जाएगा 450 करोड़ किलोमीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन आपका इसमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसमें देखिए दिया गया है कि मानचित्र के नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। लेकिन आप सभी लोग पता हो कि कोई भी जो मानचित्र होता है, जैसे अगर मानचित्र ही है या कुछ भी है, तो ऊपर क्या सिरा क्या होता है? नॉर्थ होता है, यानी कि उत्तर होता है, और नीचे वाला सिरा क्या होता है? साउथ होता है। लेकिन इसमें देखिए दिया गया कि नीचे का सिरा उत्तर होता है, यानी कि यहाँ पे इसको नॉर्थ बता दिया गया, यानी कि यह बात बिल्कुल गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर इसका आपका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपका 180 अंश देशांतर रेखा कहते हैं। किसको कहते हैं? 180 अंश देशांतर रेखा कहते हैं तिथि रेखा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह आपका जो है किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। तो नीला ग्रह का मतलब होता है कि ऐसा ग्रह जहां पे लगभग अधिकतम मात्रा में क्या हो? पानी हो। तो पानी किस पर है? पृथ्वी पर है, तो इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट कहा था या ब्लू यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक, अगला आर्यभट्ट थे। तो आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट आपके एक खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल शास्त्री।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक आपके हैं एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो थोड़े से आप लोग क्वालिटी थोड़ा अपनी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक। चलिए अब हम आते हैं अपने अति लघुत्तरी क्वेश्चन पर। अति लघुत्तरी क्वेश्चन 30 वर्ड में लिखना होता है, लेकिन अगर आपका 30 वर्ड नहीं हो रहा तब भी कोई बात नहीं, 1 लाइन में लिखिए, 2 लाइन लिखिए, यानी कि प्रश्न का उत्तर सही से आप दे ले जाइए, बस इतना होना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, सॉरी 16वां नंबर क्वेश्चन है, महर्षि वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। किसकी रचना की थी? महाभारत की। अगर पूछ लिया जाए कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो आप लोग बताइएगा जय संहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? जय संहिता के नाम से। अगला है, कुशीनगर कहाँ है और यह क्यों प्रसिद्ध है? आप लोगों को पता है कि कुशीनगर कहाँ उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा यह महात्मा बुद्ध की यहाँ पे मृत्यु हुई थी। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। तथा और राजा राम के पुत्र कुश के नाम से यह कुशीनगर पड़ा था, ठीक। यह भी आप लोग 1 लाइन लिख सकते हैं। और अगला है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखें। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता कौन है? मातृ देवी है, आदि शिव हैं तथा पशुपति हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या है प्रमुख अंतर? पहला आपका सिंधु सभ्यता हेडिंग डालेंगे, देखिएगा यह एक नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा तथा मातृ पूजा का प्रचलन था। और वहां का सिंधु सभ्यता की जो मातृ सत्तात्मक थी, क्या मतलब? मातृ यानी कि माता का ज्यादा उसमें तवज्जो दिया गया था। चलिए, जैसे इस समय पितृसत्तात्मक चल रही है, ठीक है। इसके बाद वैदिक काल में जब आप देखेंगे तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा और लिंग की पूजा का प्रचलन नहीं था। और यह वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक समाज या सभ्यता हो गए थे, ठीक। बस 2-2 पॉइंट आप लोग लिखिएगा, उतने में आपका हो जाएगा, ठीक, क्योंकि अति लघु है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो जैन धर्म के प्रवर्तक आप कौन थे? ऋषभदेव थे, ठीक। इसके बाद अगला है आपका, उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं? तो आकाश में कभी कभी धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड का मलबा एक ठोस टुकड़ा होता है जो बाह्य अंतरिक्ष में उत्पन्न होता है और यह वायुमंडल से होकर गुजरते हुए यह किसी ग्रह या चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाता है। इसे ही उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को हरित ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरित गृह तापरोधी वाला एक ऐसा कमरा होता है जिसकी जिसकी छत कांच या पारदर्शी प्लास्टिक या किसी प्लेट से क्या होता है? ढका होता है, जिसमें सूर्य की किरणें जब अंदर आती है फिर इसके बाद सूर्य की किरणें वो बाहर नहीं निकल पाती है। उसी ताप से उसमें क्या किया जाता है? जैसे आपका सब्जी वगैरह उगाया जाता है या कुछ भी जो भी हरित गृह से के प्रभाव से जो भी वहां से फसल उगाई जाती है, तो उसके कारण यह क्या होता है? फसल वगैरह उगती है तो यह आपका शीत के क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पे? शीत के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे ही हरित ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही हरित ग्रह कहते हैं। यानी कि जो आपका तापमान आया और वह तापमान बाहर ना निकल पाए, वो यानी कि पारदर्शी झिल्ली से किसी प्रकार से या प्लास्टिक से ढका हुआ होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं हरित ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक। अगर सबसे बड़े महाद्वीप का नाम पूछेगा तो क्या लिखिएगा आप लोग? एशिया महाद्वीप लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए अगला हो जाएगा, पृथ्वी के किस भाग में सूर्य तप अधिकतम प्राप्त होता है? तो साइबेरिया में स्थित बर्खोयांश नामक स्थान पर यह पाया जाता है, ठीक। कहाँ पाया जाता है? बर्खोयांश नामक स्थान पर।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो पंचायत व्यवस्था आपका 3 स्तर पर कार्य करती है। कौन कौन से? एक ग्राम स्तर पर, एक क्षेत्र पंचायत स्तर पर, एक जिला पंचायत स्तर पर। ठीक है, यानी ग्राम, क्षेत्र और जिला 3 स्तर पर कार्य करती है। ठीक, चलिए अगला, नासा का पूर्ण नाम क्या है? तो नासा का पूर्ण नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपका हो जाएगा फुल फॉर्म नासा का। ये आपका कहाँ है? आपका ये आपका अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, नासा। अगला है, स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी राज्य के अंग या प्रशासनिक इकाई द्वारा कुछ शक्तियों का जो उसे केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्राप्त होता है, अर्थात केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को प्राप्त शक्तियों का प्रत्येक राज्य द्वारा उपयोग करना ही स्वशासन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वशासन कहलाता है। यानी कि किसी भी राज्य को जो केंद्र सरकार द्वारा जो उसको शासन जो दे दिया गया है शासन प्रशासन करने के लिए, उसे ही स्वशासन कहते हैं। ठीक, अगला है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो किसी भी राष्ट्र के लिए देश में रहने वाले निवासियों के लिए मुद्रा के रूप में उत्पादित जो वस्तु होती है या कोई भी सेवा होती है, उसे ही मूल्य, उसका जो मूल्य बनता है वह राष्ट्रीय आय कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कोई कोई भी कार्य करके उसका यानी कि उत्पादन करा, तो उसमें क्या हो रहा है? वो तो मूल्य तो ही उत्पादित हो रहा है। अगर कोई सेवा दे रहा है तो उसका भी तो कोई ना कोई मूल्य होगा। तो इस प्रकार जो है आपका राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिए देखिए, समझाने के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो होना चाहिए, जैसे कि एक एक टॉपिक, तब तो अच्छे से समझा मिल। अब जैसे पूरा पेपर है तो इसको हम पूरा अच्छे से जो है पेपर केवल हल किए हैं, ताकि जो अगर आपको समझाने लगेंगे एक एक क्वेश्चन को तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं, तो इसके लिए परेशान ना होइएगा आप लोग, फिर देखते रहिए वीडियो को। अगला है, नगर निगम के अध्यक्ष को क्यों नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है। यह उस नगर का उच्चतम अधिकारी होता है। ठीक, अगला हो जाएगा, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक हैं? तो इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इतिहास लेखन में सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम तथा उसके निर्धारण बताता है, तथा सिक्कों की बनावट से यह पता चलता है कि उस समय की कला कैसी थी और सिक्के बनाने में किस धातु का प्रयोग किया गया था। धातु की स्थिति से उस समय का आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। जैसे सोने का बनाते थे कि चांदी का बनाते थे कि पीतल का बनाते थे कि तांबा का बनाते थे उस समय के सिक्के। ये आपका सिक्के से हुआ। अब इसके बाद अगर अभिलेख के हम बारे में देखेंगे, तो अभिलेख से उस समय के राजा तथा उनकी कानून व्यवस्था एवं शासन काल के विषय में जानकारी मिलती है, तथा लिपि भाषा और उसके द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार, सभ्यता और संस्कृत के बारे में जानकारी मिलती है। थोड़ा सा ये वाला आपको कम दिख रहा होगा, तो हम बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक, चलिए, और हम पीडीएफ भेज देंगे तो आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला, पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के औजार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पूरा पाषाण काल के औजार कैसे थे? पूरा पाषाण काल, इस काल के मनुष्य पत्थर के औजार बनाना प्रारंभ कर दिए थे, तथा इस समय मनुष्य के औजार मोटे व भद्दे होते थे तथा शिकार करने में उन्हें कठिनाई होती थी। जब मोटे रहेंगे, भद्दे रहेंगे तो कठिनाई होगी ना। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। इसका प्रयोग उस समय पशु पक्षियों को मारकर खाने के लिए जो है प्रयोग करते थे औजारों का। इधर अगर नवपाषाण काल में देखें तो इस काल के औजार सुडौल और नुकीले और चमकीले होते थे, तथा इस समय के औजार में आपका कुल्हाड़ी, गणासा के अतिरिक्त भाले और बर्छे का भी निर्माण करते थे, यानी कि सीख गए थे, जिस प्रकार जिससे प्रयोग से उन्हें शिकार करने में आसानी होती थी। ठीक, और इस काल में जो है वहाँ के लोग जो है सोने चांदी के भी औजार बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उस समय जो है लोहे का जो है उतना प्रचलन नहीं था। सोने चांदी ही वे लोग खोज पाए थे तब तक। चलिए अगला है आपका, गीजा का पिरामिड संसार में क्यों आश्चर्यजनक है? गीजा का पिरामिड संसार में क्यों आश्चर्यजनक स्मारकों में गिना जाता है? तो क्यों गिना जाता है? क्योंकि मिस्र के पिरामिड सम्राट के शव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते थे। सबसे बड़ा पिरामिड
गीजा का पिरामिड है, क्योंकि इसमें लगभग 23 लाख पत्थरों के टुकड़ों का प्रयोग हुआ था तथा प्रत्येक पत्थर का वजन लगभग कितना था, 2.5 टन था तथा इसे बनाने में लाखों मजदूर लगभग 20 वर्ष तक काम किए थे। उस पिरामिड में हमेशा लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान हमेशा बना रहता है। आज भी यह रहस्य का एक विषय बना हुआ है। यह पिरामिड प्राचीन संसार की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में से माना जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सिकंदर के आक्रमण से भारत के प्रभाव को कुछ इतिहासकार मानते हैं तथा कुछ इतिहासकार नहीं भी मानते हैं। सिकंदर के भारत पर आक्रमण ने उसे उस समय के राजाओं की शक्ति को नष्ट करने के लिए किया था, नष्ट कर दिया तथा उनसे कुछ न कुछ राज्यों को स्वतंत्र अस्तित्व ही मिटा दिया। जैसे कुछ राज्यों को उन्होंने उनका अस्तित्व ही मिटा दिया। ठीक है, इसके बाद सिकंदर के आक्रमण ने मौर्य साम्राज्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसने चंद्रगुप्त को उन क्षेत्रों में अपनी शक्ति बढ़ाने में मदद की जिस पर पहले यूनानी ने आक्रमण किया था, जिसके फलस्वरूप सिकंदर के जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने देश के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तो अधिकांश हिस्सों पर किसने कब्जा कर लिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, अगला त्रिरत्न तथा अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किससे संबंधित है? यह आपका त्रिरत्न आपका जो है जैन धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से भी है। सबसे पहले लिखेंगे त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है आपका सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये आपका हो गया जैन धर्म से। और अगर हम बात करेंगे कि बौद्ध धर्म का, तो इसी प्रकार बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न 3 हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक, और इसके अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 जो है मार्ग बताए गए हैं किसके? बौद्ध धर्म के। तो अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। पहला आपका है सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये आपके हैं अष्टांगिक मार्ग किसके? बौद्ध धर्म के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानचित्र क्या होता है? मानचित्र के 2 प्रयोग लिखिए। तो किसी भी स्थान का मानक चित्र ही मानचित्र कहलाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द से बना हुआ है। मैप्पा का अर्थ होता है रुमाल या मेजपोश। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके किसी क्षेत्र का समतल सतह पर बनाया गया चित्रण है। यह हमेशा एक पैमाने के अनुसार बनाया जाता है। मानचित्र का प्रयोग निम्न रूपों में हम लोग करते हैं। किस किस रूप में करते हैं? तो पहला आपका हो जाएगा, यात्रा संबंधी मानचित्र द्वारा नाविकों को महासागर पार करने में सही ज्ञान देता है। ठीक, इसके बाद अगला है, मानचित्र का प्रयोग देश, कस्बा, गांव, जिला आदि को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे, मानचित्र को हमारे लिए किसी अज्ञात स्थान के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। क्या जहां पे हम लोग जैसे जानते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? मानचित्र के ही तो सहारे जाते हैं। आजकल भी तो मैप के अनुसार जाते हैं मोबाइल से, पहले के जमाने में मानचित्र से जाते थे। चलिए अगला है आपका, जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिले के प्रशासन एवं उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जिले का सर्वोच्च अधिकारी राजस्व विभाग का प्रमुख कलेक्टर या मजिस्ट्रेट होता है। ये अधिकारी या तो आईएएस होते हैं या राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित होते हैं। राज्य में प्रशासन संचालन, विकास कार्यों और योजनाओं को पूरा करने के कार्य जिला स्तर पर किए जाते हैं। वह कानूनों को लागू कराते हैं तथा कानून व्यवस्था को भी बनाए रखते हैं। ठीक, इसके बाद लोक निर्माण जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ जैसे विभागों के अधिकारी जिलाधीश के ही देखरेख में कार्य करते हैं। ठीक, तथा इन्हें जनता के शिकायतों को सुनने के बाद तुरंत निस्तारण करने का भी इन्हें अधिकार मिला रहता है। ठीक,
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना से बचाव के 5 उपाय लिखिए। तो सड़क पर चलते समय दुर्घटना ना हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इन बातों का हमें लिखना है। तो पहला पॉइंट है, सड़क पर चलते समय हमेशा अपने बाएं पटरी पर चलें। बिल्कुल सही बात है। यातायात के नियमों को, सिग्नलों को देखकर चले। अब जैसे सिग्नल कौन कौन सा है, लाल, पीला, हरा। लाल का सिग्नल होता है कि रुकने के लिए, और हरा का होता है चलने के लिए, पीला का होता है तैयार हो जाइए। ठीक, ये तो होता है ना। इसके बाद अगला है, यात्रा करते समय हमेशा हेलमेट या सीट बेल्ट बांध कर चलना चाहिए। ठीक, और अगला पॉइंट है, यात्रा करते समय नियमित गति से चलना चाहिए, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल नहीं चलना चाहिए। अपनी स्पीड देख लेना चाहिए कि हमें कितनी स्पीड से चलना है। एक जो उस रूट पर जो नियमित स्पीड होगी उस स्पीड से चलना चाहिए। यात्रा करते समय नियमित गति से चलें। यात्रा करते समय शराब का सेवन ना करें। यात्रा करते समय मोबाइल का भी प्रयोग ना करें, क्योंकि मोबाइल का प्रयोग करने से ध्यान बट जाएगा और वहां पर भी आपकी दुर्घटना हो सकती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए। तो अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है जिनके जनक एडम स्मिथ हैं। समाज में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे करते हैं और उसका उपभोग कैसे करते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र का महत्व निम्न है। कौन कौन सा महत्व है इनका? अर्थशास्त्र मानव के भौतिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए अर्थव्यवस्था में विभिन्न आदर्शों व सुझावों को प्रकट करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि अर्थशास्त्र के द्वारा ही आय की असमानता को दूर किया जाता है तथा उत्पादन में कैसे वृद्धि किया जाता है और बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, इन सब को हम अर्थशास्त्र के माध्यम से ही इन सब को दूर कर सकते हैं। इसके बाद अगला है, राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय को सुधारने में भी अर्थशास्त्र का विशेष योगदान रहता है। ठीक, इसके बाद अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा व मकर रेखा से आप क्या समझते हैं? तो पृथ्वी का ग्लोब एक प्रतिरूप है जिसमें काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। इनमें एक अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री लाइन से होकर गुजरती है तथा यह ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए ये ग्लोब है ना, तो ग्लोब की यहाँ क्या, ये एक भूमध्य रेखा है। ठीक, अब इसको 2 बराबर भाग में बांटे, इसे कहते हैं उत्तरीय गोलार्ध, इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में आपका देखिए कर्क रेखा यहाँ पे है और दक्षिणी गोलार्ध में आपका मकर रेखा, ये भी कितने डिग्री पर, 23.5 अंश की डिग्री पर है। ठीक, चलिए इसके बाद क्या है, यह ग्लोब 2 बराबर भागों में बांटती है। पहला आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, दूसरा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, फिर इसके बाद मध्य रेखा से 23.5 उत्तर में कर्क रेखा है तथा 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है तथा यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, ये हुआ आपका कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बारे में। ठीक, तो आशा है कि हमें ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों की कई दिन से डिमांड आ रही थी कि एसएसटी का प्रीवियस ईयर पेपर या मॉडल पेपर कराइए, तो हम आपके लिए ये लेकर आए थे, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। हम इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, सर्च कर लीजिएगा, वहां से आपको अच्छे से मिल जाएगा और आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ से भी कई क्वेश्चन आपको जो है अब की बार 2024 वाले एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से।